पिछली क्लास में अपन ने हाइड्रोलिसिस चालू करा था भैया, हाइड्रोलिसिस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की बात करी थी। उसमें किसी भी सल्फाइड के हाइड्रोलिसिस से कौन सी गैस निकलेगी, बताओ जल्दी से। H2S, H2S, फॉस्फाइड के हाइड्रोलिसिस से phosphine, phosphine, फॉस्फिन। नाइट्राइड के हाइड्रोलिसिस से ammonia, हाइड्राइड के ammonia, हाइड्रोलिसिस से क्या सर? हाइड्राइड H नेगेटिव H2, H2, H2 निकलेगी। और कार्बाइड जो होते हैं उनका बोल सकते हो क्या? नहीं डिपेंड करता है वो तो। डिपेंड करता है, जैसे अगर कैल्शियम कार्बाइड है तो एसिटिलीन देगा, मतलब वो तो उस पर डिपेंड करता है। चार्ज वार्ज पे देखा था ना अपन ने, वो मिथेन भी दे हाँ सकता है, वो प्रोपाइन भी दे सकता है, वो इथाइन भी दे सकता है। दैट डिपेंड ऑन कौन सा आप कार्बाइड ले रहे हो, उस पे चार्ज क्या है। दैट डिपेंड्स ऑन दोस थिंग्स। ठीक है, फिर आ गए थे अपन कोवेलेंट कंपाउंड्स पे। कोवेलेंट कंपाउंड्स में देखो ऑक्सी एसिड्स का तो कुछ खास करना नहीं था, बॉन्ड ब्रेक करने थे उसमें, कुछ खास नहीं था उसमें। उसके अलावा बहुत सिंपल सी बात है, एसिडिक ऑक्साइड्स की बात कर लीजिए, N2O5 है। N2O5 का हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता था? +5 HNO3, HNO3 मिलेगा। ठीक है, और जैसे N2O3 है तो HNO2 मिलेगा, GM, है ना। और हाँ HNO है ना, तो N2O3 से वो मिलेगा। N2O4 से क्या मिलेगा? अब +4 वो का ऑक्सी एसिड डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। उसको ऊपर और नीचे डिसोसिएट करना पड़ेगा। डिस्प्रोपोर्शनेट बोलते हैं उसको, डिसोसिएट नहीं बोलते। हाँ सॉरी, डिस्प्रोपोर्शनेट। नीट में क्वेश्चन आया था 2019 में, 2019 में या 18 में, 19 में आया था जहां तक मेरे को याद है, नहीं 18 में आया था। यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। 4 रिएक्शन दे दी थी, उसमें से पूछा था इनमें से कौन सी डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ऐसा खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, बोलो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। वो भी बच्चों से नहीं बना था क्योंकि उनको पता ही नहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होती। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी गलत करके आते हैं नीट वाले बच्चे तो, क्योंकि वहाँ एग्जाम प्रेशर रहता है थोड़ा सा। क्या 3 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों करना है, आई एग्री। एग्जाम प्रेशर रहता है, बट कम से कम ऐसी मिस्टेक्स करते हैं लोग, सभी करते हैं, है ना। आप टॉपर से भी पूछोगे, 720 वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिसके 700 नंबर आए वो भी सोचेगी कि नहीं यार 10-15 नंबर और बढ़ा सकता था। तो वो होते ही है खैर, बट कोशिश से कम हो। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब ऊपर नीचे दो सर। जैसे N2O4 था तो +4 वाला ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो +5 और +3 में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। HNO3 और HNO2। ठीक है, तो अपन ने ऑक्साइड्स की बात कर ली थी, ऑक्साइड्स की बात करी थी। वो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके साथ H जाएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका ऑक्सी एसिड बन जाएगा। फिर हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस। हाइलाइट्स में तो बहुत सारी चीजें थी। BCl3 वगैरह का हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? H3BO3 H3BO3 प्लस HCl, HCl। है ना। जैसे B2H6 है तो B2H6 में बोरॉन प्लस है, हाइड्रोजन माइनस है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 होती है। तो B2H6 का हाइड्रोलिसिस अपन ने पढ़ा है बोरॉन फैमिली में, देख लेना। B2O3 मतलब हाइड्राइड निकलता है, H2 गैस निकलती है। ऐसे अपन ने और बात करी PCl3 से, PCl3 से H3PO3 बनेगा, PCl5 से H3PO4 बनेगा। अरे कर ली ना ये सब बात। यस सर। SiCl4 का हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा? SiCl4 का हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा? H4SiO4। H4SiO4। और CCl4 का हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? होता ही नहीं है, जनरली नहीं होता। जनरली वाली बात नहीं है, रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है। हाँ रूम ठीक है, बट टेम्परेचर। अगर वो बोले टेम्परेचर। जबरदस्ती करवाए तो फिर पॉइजन बना देना, है ना। एनसीईआरटी में कार्बन फैमिली में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज एट रूम टेम्परेचर। सीधा सा उन्होंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, whereas SiCl4 डज। एनसीईआरटी खोलोगे दिख जाएगा वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। सिमिलरली उन्होंने ऑक्सीजन फैमिली में दिया है कि SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। अब वो रीजन बता ही नहीं, बता क्या फर्क पड़ता है उनको, उन्होंने तो लिख दिया SF6 का नहीं होता है, क्योंकि वो मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 से ज्यादा नहीं कर सकता है ना। NF3 का हाइड्रोलिसिस उन्होंने लिख रखा है, NF3 का हाइड्रोलिसिस होता है नहीं होता है? नहीं होता। नहीं होता। ये सब मैं तुम्हें बताऊं, अपन ये नीट वाली जो अपनी ये अपन बातें कर रहे हैं, अपन एनसीईआरटी के बाहर जा ही नहीं रहे हैं, हम एनसीईआरटी पे ही हैं अपन। कुछ इधर है कुछ उधर है, तो जब आपके सिलेबस में सब है तो ऐसा सोचना मत। और NCl3 का हाइड्रोलिसिस NF3 का नहीं होता, NCl3 का भी नहीं होना चाहिए, हो जाता है। हो जाता है। ठीक है, तो क्या वहां पर पुल उल्टा होता है, Cl के पास हो जाता है, ClOH प्लस अमोनिया। सब बहुत 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 प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। ठीक है, नंबर क्या था आखिरी कोवेलेंट कंपाउंड में इसका? अरे 1 2 3 4 कुछ दिए थे ना। 4 था आखिरी, तो अब आखिरी में अब 5 आएगा, पर 5 के पहले एक नोट लिख लो। 5 के पहले एक नोट लिखो जो मैं अभी नहीं समझा रहा, बस लिख लो।
है ना, क्योंकि उसको समझाना मेरे को हैवी पड़ सकता है थोड़ा, बट जब जरूरत पड़ेगी तब समझा दूंगा। सम कंपाउंड्स सच एज BF3 SiF4 नहीं, SiF4 था क्या हुआ, खुद ही भूल गया, SiF4 ही हो गया, ठीक है। और BiCl3 बिस्मथ ट्राइक्लोराइड, बिस्मथ ट्राइक्लोराइड है ना, ये सब जो होते हैं दे undergoes partial hydrolysis, है ना, और पार्शियल करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में लिखूं, या डज नॉट अंडरगो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, समझ रहे हो, एंड नॉट कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, जैसे BCl3 है ना, अब BCl3 को जब आप पानी में डालोगे, है ना, बहुत सारे पानी में डालोगे तो BCl3 पूरा का पूरा H3BO3 में कन्वर्ट हो जाएगा 100%। देखो 100% एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एफिशिएंसी जो हो वो हो, बट BCl3 कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, है ना। तो BCl3 को जब आप बनाओगे तो H3BO3 HCl बनेगा, आप एक्सेस में लोगे तो H3BO3 HCl बनेगा, बट BF3 के साथ थोड़ी सी दिक्कत है। BF3 के साथ क्या पाया गया है, मैं प्रोडक्ट भी बना सकता हूँ बट मेरे को जरूरत नहीं उस चीज की। BF3 100% हाइड्रोलाइज नहीं करता है, अप्रोक्सीमेटली कुछ 75-80% हाइड्रोलाइज होता है, और बाकी का वो हाइड्रोलाइज होता ही नहीं है, वो कुछ और बनाता है, ठीक है। सिमिलरली BiCl3 का भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, पूरे के पूरे Cl हटके पूरे के पूरे OH नहीं लगते हैं, वहां पे 2 Cl हटके जनरली BiOCl बनता है, येलो कलर का, है ना। बट वो सब अभी तुम्हारे नीट के हिसाब से मेरे को इतने जरूरी नहीं लग रहे हैं कि क्या बनता है। BF3 में भी एक तो H3BO3 और HF तो बनता ही है, H3BO3 और HF बनता है, बट 100% नहीं बनता है क्योंकि इसका इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस है, तो इसके साथ एक HbF4- भी बनता है। बट प्रोडक्ट क्या बनते हैं वो मेरे को नहीं लगता तुम्हारे लिए अभी इतने जरूरी है, बट एक नोट पॉइंट बना के लिख लो अपनी कॉपी में बस, कि जैसे BF3 कई बार क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, या फिर अंडरगोस पार्शियल हाइड्रोलिसिस, 4 ऑप्शन दे दिए, BCl3 BF3 BBr3 BI3, इन चारों में से पार्शियल कौन करेगा। अबे BF3 BCl3 BR3 BI3 में से पार्शियल हाइड्रोलिसिस कौन करेगा, BF3 BF3 करेगा ना, कम करेगा। या फिर कोई तुमसे पूछे ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, एक अलग सा क्वेश्चन बनाता हूँ, लॉजिक से करना है इसको, है ना। वैसे ये बोरॉन फैमिली का जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, बट फिर भी बताओ, ये बात तो साफ है कि या तो स्ट्रेट सीधे जाएगा तो उल्टा आएगा। मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस किस में होगा, BF3 में कि BI3 में, BI3 में, इसको तो तुम ऊपर से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि BF3 कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब उसमें कम हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, आप इसका रीजन क्या है कि बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में क्या होती है, बैक बॉन्डिंग, बैक अच्छी खासी। बॉन्डिंग, तो बोरॉन का जो विकारीपन है, लूज एसिड स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है एज कम्पेयर टू दीज थिंग्स, तो बोरॉन का विकारीपना कम हो जाता है ना, तो बोरॉन का विकारीपना कम हो जाता है, तो बाहर वाले से उसका जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा विकारी है ही नहीं, उसको जरूरत है ही नहीं ज्यादा कुछ, ठीक है। तो इसका जो रेट है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस का वो कम है, क्योंकि फ्लोरीन ने उसके साथ मस्त बैक बॉन्डिंग कर रखी है। जब अंदर घर से काम चल रहा है तो बाहर से क्यों लेगा, ठीक है। तो भैया ये 3-4 चीजें याद रख लेना। अब मैं आ रहा हूँ नोबल गैसेस में। सर कहाँ बोरॉन का, बोरॉन फैमिली पे हो, अभी बोरॉन फैमिली में सर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तो पढ़ाओ, नोबल गैस पे पहुंच रहे हो, अपन हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अति ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब एनसीईआरटी कैसे छोटी छोटी चीजें उठ के आ जाती है इन सब चीजों में से। अब उसका मैं उठा देता हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड्स, नोबल गैसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर कोई पूछे साहब की हेलो वो नोबल फैमिली ग्रुप 18 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब ग्रुप 18 पढ़ोगे इतने टाइम बाद, वैसे तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं क्योंकि बहुत सारी चीजें अपन यहीं पे कवर करके चल रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस हो गया, इसके पहले ऑक्सी एसिड्स का एक मेजर प्रोपोर्शन हो गया, पोर्शन, ठीक है। तो जब आप नोबल फैमिली पे पहुंचोगे, नोबल गैस की फैमिली पे, तो यार कोई पूछे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जेनॉन फ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस ही है।
बार बार लगातार एग्जाम्स में इधर उधर होके आ सकता है ना, इतना इंपॉर्टेंट है। तो जेनॉन फैमिली मतलब हेलोजन फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड्स। अब पहले मैं एक बार तुमको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि फ्लोराइड्स में जेनॉन के कौन कौन से हो सकते हैं। देखो XeF2 हो सकता है, XeF4 हो सकता है, XeF6 हो सकता है, XeF8 हो सकता है, बट XeF8 नहीं होता है। XeF8 इज अनस्टेबल, या फिर मैं क्रॉस लगाने के बदले ऐसा अनस्टेबल लिख देता हूँ। XeF8 क्या दोस्तों, अनस्टेबल है, बहुत हिंड्रेंस वगैरह बहुत कार्यक्रम इधर उधर हो रहे हैं तो अनस्टेबल है, ठीक है। तो फ्लोराइड्स कौन कौन से स्टेबल है जेनॉन के, बताओ सर। सारे ही तो हैं XeF8 को छोड़ के, सही बात है ना, सारे ही तो हैं यार। ये माउस दिक्कत दिखा रहा है। चलो उसके बाद बात करो फ्लोराइड्स की बात कर लिया, अब तक की बात करनी है अपने को। अब करनी है कौन कौन से इसके ऑक्साइड्स स्टेबल है। दोस्तों जेनॉन के ऑक्साइड्स क्या क्या हो सकते हैं, XeO, XeO2, XeO3, XeO4। मजे की बात पता है? नहीं सर हमको कुछ मजे की बात नहीं पता सर, आप ही पता। मजे की बात है कि इसमें से ओनली XeO2 स्टेबल है, बाकी XeO, XeO3, XeF4 ये तीनों के तीनों क्या है, अनस्टेबल है। देखो मैं सिर्फ जेई और नीट के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली तो चारों बन सकते हैं अलग अलग कंडीशन पे। एक्चुअली तो चारों बन सकते हैं अलग अलग कंडीशन पे, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर वगैरह पर, बट अपन किसके लिए बात करें, जेई नीट की बात करें। मतलब अपन बात कर रहे हैं एनसीईआरटी लेवल की फिलहाल, है ना, और ब्लॉक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी लेवल के ऊपर नहीं जाता। तो एनसीईआरटी लेवल के हिसाब से बात करूं तो क्या गलत लिखा है मैंने, गलत लिखा है तो गलत क्यों लिखते हो, मेरी इच्छा, मेरे को ध्यान ही नहीं था, गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। द ओनली स्टेबल ऑक्साइड क्या है, XeO3 है, +6 वाला, गलती से मिस्टेक हो गई, ठीक है। तुम भी सही कर लेना भैया गलती से मिस्टेक को, या तो वापस लिख लेना। मैं बताऊं ओनली स्टेबल ऑक्साइड कौन सा है, XeO3। जेनॉन का, जेनॉन का ऑक्साइड। अब ऐसे बात करो सर ऑक्सीफ्लोराइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड्स से बहुत सारे स्टेबल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ओनली स्टेबल ऑक्साइड है XeO3। अब मैं बात करता हूँ भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा, मतलब सीधे सीधे पूछते जाते हैं एग्जाम में कि भैया इन दोनों का कॉमन प्रोडक्ट क्या है, ये XeF2 XeF4 में डिफरेंस क्या है, कौन सी रेडॉक्स है कौन सी रेडॉक्स नहीं है। मतलब बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें, मतलब तगड़े मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एक छोटे से टॉपिक पे। तो सबसे पहले XeF2 ले, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेटवर्क इशू आ रहा है किसी का तो रिजॉइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। XeF2 का हाइड्रोलिसिस आपने एक्सपेक्ट क्या करा था दोस्तों, HF बनेगा, और साथ में बताओ Xe के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। +2। तो Xe+2 को हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बनेगा, XeO। बट क्या XeO अनस्टेबल होता है कि स्टेबल होता है, अनस्टेबल। कैसे पता, अनस्टेबल। वो आपने लिखवाया ना ऊपर। यहाँ पे लिखा भैया एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ XeO3 स्टेबल है, ठीक है। तो भाई साहब ये क्या करता है पता है, ये टूट जाता है, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि Xe+O2 में कन्वर्ट हो गया। देखो बैलेंसिंग में नहीं कर रहा हूँ, बैलेंसिंग तुम खुद कर सकते हो जब जरूरत पड़े तब, अभी अपना फोकस है कंसेप्ट, ठीक है। बैलेंसिंग तो अपन धीरे धीरे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती बैलेंसिंग करना, और यहाँ पे मैटर नहीं करती बैलेंसिंग, सिर्फ XeF4 में मैटर करती है, बाकी और कहीं मैटर नहीं करती है। तो बताओ मेरे को XeF2 का हाइड्रोलिसिस से फाइनल प्रोडक्ट्स क्या क्या बने, HF + Xe + ½ मोल O2। ठीक है। तो Xe+2 और F- और ये HF प्लस हाफ मोल मत लिखो, क्योंकि फिर मेरे को पूरी बैलेंस करनी पड़ेगी ऐसे तो रिएक्शन, क्योंकि वहां पे HF के उधर भी 2 लिखना पड़ेगा, सही है। तो क्या क्या बना बोलो, बाकी लोग तो अकेली बोलेगी क्या, क्या कर रहे हो। अब XeF2 का हाइड्रोलिसिस से क्या बना, HF + Xe + O2। HF + Xe + O2। ठीक है। तो Xe+O2 दोस्तों, कोई पूछे रेडॉक्स है कि नॉन रेडॉक्स है,
अब रेडॉक्स है नॉन रेडॉक्स है, ये +2 से 0 में पहुंच गया, नीचे आ गया, और Redox. फ्लोरीन तो यहाँ पे -1 है, फ्लोरीन तो यहाँ पे -1 है, तो ऊपर कौन गया? Oxygen. ऑक्सीजन -2 से 0 पे गया, तो इट इज एन रेडॉक्स रिएक्शन। पर सर कल तक तो अपन जितनी भी रेडॉक्स तो हो ही नहीं रही थी हाइड्रोलिसिस के साथ, तो मैंने बोला था सामान्यतः रेडॉक्स नहीं होती है। जैसे PCl5 +5 है तो +5 ही बनाएगा, PCl3 +3 है तो +3 बना रहा था, SiCl4 +4 था +4 ही बना रहा था, वो सब रेडॉक्स थी क्या? नहीं थी। नहीं। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नीट में क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज एन रेडॉक्स रिएक्शन? हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5, हाइड्रोलिसिस ऑफ BCl3, हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF2 एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ SiF4। सर हम भूल, XeF2 का हाइड्रोलिसिस। PCl5 वाली रेडॉक्स नहीं थी, BCl3 वाली भी रेडॉक्स नहीं थी, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट्स बन रही थी। SiF4 SiCl4 वाली भी रेडॉक्स नहीं थी, HCF2 वाली रेडॉक्स हुई। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखवा दूं? चलो लिख लो, प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन। हाइड्रोलिसिस ऑफ which of following is redox reaction? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। ऑप्शन आ गया PCl5, दूसरा एक नाइट्रोजन परिवार का ले लिया, एक सल्फर परिवार मतलब ऑक्सीजन परिवार का ले लो, एक बोरॉन फैमिली का ले लो, एक इस फैमिली का ले लो। तो क्या इन चारों का हाइड्रोलिसिस पढ़ रखे हैं क्या अपन ने? हाँ सर पढ़ रखे, हमको याद नहीं क्या Yes, बनता है sir. कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। PCl5 का क्या बनता है? H3PO3 कि H3PO4? हाँ, हाँ क्या होता है? H3PO4. H3PO4 +5 वाला बनता है, हाँ, ठीक है, तो +5 से +5 बना। अब SF4 +4 है तो क्या बनेगा? पानी में डालना, H2SO3. पानी में डालना। अब साथ में HCl तो बनेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब +4 वाला क्या बनेगा? H2SO3, तो ये भी +4 है, ये भी +4 रहेगा। BCl3 का हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? H3BO3. H3BO3 + HCl, तो ये भी दोस्तों +3 और ये भी +3 है। बट HCF2 का हाइड्रोलिसिस क्या बनता है? बोलो 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 बोलो। HF plus Xe plus HF देखो मैं सिंपल में बोल रहा हूँ, plus HF plus XeO बना लो, +2 वाला, बट XeO तुम्हें मालूम है अनस्टेबल होता है, तो काय में टूट जाए Xe+O2। तो रेडॉक्स कौन है? अब साडा आगरा बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली. ये जिसको बिल्कुल आपने ई बिल्कुल लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम लायक, हाँ वो ये लिख दिया गलती से, है ना, बिल्कुल एग्जाम लायक क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, और ये चारों चीजें एनसीईआरटी में, कोई हवा वाली बातें नहीं हो रही, बट वो अलग अलग परिवार में। ये 11वीं के बोरॉन परिवार में है, ये 12वीं के नाइट्रोजन फैमिली, 12वीं की ऑक्सीजन फैमिली, 12वीं की हेलोजन फैमिली। तो आपको एक साथ नहीं मिलेंगी ये सब चीजें, आपको ऐसे अलग अलग खोजनी पड़ेंगी, बट अपन एक साथ टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं चीजों। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ HCF2 समझ गए ना? हाँ सर समझ गए। चलो HCF2 की बात करो सर आप, HCF4 की नहीं, मैं HCF4 की बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा HCF6 की, +6 वाले की, ठीक है। +6 हाइड्रोलिसिस से दोस्तों क्या बनेगा? पहले तो -F और ये क्या बनाएगा? HF, और +6 का ऑक्साइड कौन है? HCO3। 3. क्या ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? Stable. स्टेबल है तो ऐसा कैसे ही रहेगा? हाँ. क्या ये रेडॉक्स है नॉन रेडॉक्स है? Non-redox. नॉन रेडॉक्स है, +6 से +6 किसी की चेंज ही नहीं हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, फ्लोरीन यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, हाइड्रोजन यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, इट इज एन नॉन रेडॉक्स, जैसे हाइड्रोलिसिस नॉर्मली होती है। क्योंकि ये जो आपका प्रोडक्ट बन गया ये क्या दोस्तों? स्टेबल है, ये प्रोडक्ट आपका क्या है? स्टेबल, ठीक है। कितना सिंपल है, तुम समझ रहे हो ना? इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, हाँ सर समझ रहे हैं हम, क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर ई भी जोड़ देता तो क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता क्या ये? नहीं. नहीं, ये भी नॉन रेडॉक्स होती है। +6 से इसका भी पानी डाल दे तो क्या बन जाता है? +6 वाला ऑक्साइड, तो ये भी नॉन रेडॉक्स होती है, तो भी सिंगल चॉइस ही रहता है, ठीक है। तो HCF2 वेरी इंपॉर्टेंट, HCF6 वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट HCF4, इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है HCF4। ठीक है, HCF4 का हाइड्रोलिसिस पहले आप नॉर्मल प्रोडक्ट बनाओ दोस्तों, बाकी सब कार्यक्रम बाद में करेंगे। एक तो HF बनेगा, और HCl+4 का ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनता है दोस्तों? HCO2।
क्या स्टेबल है अनस्टेबल है? Unstable. अनस्टेबल है क्योंकि XeO3 स्टेबल होता है एनसीईआरटी के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, है ना, कंडीशन जो वो लेते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो एक चीज XeO ने तो क्या करा था, XeO तो नीचे टूट गया था, Xe+O2 में थर्मली डिकम्पोज हो गया था, बट इसका थर्मल डिकम्पोजिशन इतना इजी नहीं है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन इतना इजी नहीं है। तो ये क्या करता है, डिस्प्रो। सर हर किसी का डिस्प्रो करा देते हो, ये तो कला है। +4 वाला किस किस में डिस्प्रो हो जाता है, XeO प्लस XeO3, है ना, +2 और +6 में। अब +6 वाला स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल है। स्टेबल है, बट Stable +2 है। वाला स्टेबल नहीं है। नहीं है। तो इसको नहीं फर्दर है। ये काय में कन्वर्ट होगा, Xe प्लस Xe+O2 Half में। mole O2. समझ रहे हो? अरे मोल हाफ वो कौन बोले, हाँ। तो फिर पूरी बैलेंस करनी पड़ेगी, हाँ है ना? ठीक है। हाँ बोलना हो तो बोल दे, बट बैलेंसिंग कर लेंगे अपन जब जरूरत पड़ेगी। तो Xe+O2 तुम समझ रहे हो क्या बना इससे? इससे XeF4 के फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या बने, Xe plus XeO3 और XeF4 प्लस H2, XeO3 रुको पहले HF तो बना ले, HF प्लस XeO3 XeO3 प्लस प्लस Xe Xe प्लस plus O2. O2। भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बैलेंसिंग का लफड़ा थोड़ा सा होता है, बट अगर मैं वो अभी बता दूंगा तुमको दिक्कत होगी, थोड़ा सा लफड़ा होता है यहाँ पे बैलेंसिंग। जो नॉर्मल आप बैलेंसिंग करते हो उससे थोड़ी सी अलग चलती है इसमें, क्योंकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होता है। सर मतलब कैसी बातें कर रहे हो, वो आपके नीट विट के हिसाब से इतनी जरूरत नहीं है उसका मैकेनिज्म, है ना। आपको तो बस इतना समझ आना चाहिए कि साहब आपने +4 बनाया था, +4 क्या था, अनस्टेबल। अनस्टेबल वाला क्या हो गया, नीचे और ऊपर टूट गया। +2 और +6 में +6 वाला क्या था, स्टेबल था, और ये +2 वाला फिर से क्या था, अनस्टेबल, और ये +6 वाला क्या था, स्टेबल। तो ये ऐसे ही रहा। अब ये +2 वाला फिर से टूट गया काय में, Xe+O2 में। तो ये XeF4 का हाइड्रोलिसिस रेडॉक्स है नॉन रेडॉक्स है? रेडॉक्स है। रेडॉक्स। रेडॉक्स है, क्योंकि +4 वाला +6 और 0 में चल गया, 0 और +6 में चल गया। +4 वाला तो ऊपर भी गया है नीचे भी गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है, देखो सिंपल सी बात बताऊं, XeF4 में क्या हो रहा है, देखो XeF6 वाला प्रोडक्ट भी बन रहा है ना, और XeF2 वाला प्रोडक्ट भी बन रहा है। तुम देखो ना, बैलेंसिंग तो मैंने करी नहीं है अभी। XeF6 से क्या बनता है, XeO3 और HF, हाँ है ना, और Yes, XeO2 sir. से क्या बनता है, HF, Xe और O2। तो पता है मजे की बात, XeF4 में कुछ नहीं करना है तुम्हें, XeF4 में XeF2 और XeF6 दोनों के प्रोडक्ट बना देना है, ठीक है, बना देना। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है द कॉमन प्रोडक्ट्स इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6 आर। XeF4 और XeF6 में कॉमन क्या है, तो XeF4 और XeO3 कॉमन है, HF तो है ही डेफिनेटली। और अगर किसी ने पूछा कॉमन प्रोडक्ट इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2 एंड XeF4, Xe Xe भी है O2 भी है, और O2 भी है। ये वहां पर भी बन रहा था यहाँ पर भी बन रहा है। तो दोस्तों तीनों चीजें लिखो, मैं कह रहा हूँ सीरियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, मतलब नोबल गैस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ेनॉन फ्लोराइड, जो अपन यहीं पे निपटा चुके हैं। तो वहां पे अपने लिए नोबल गैस में बहुत कुछ मिलेगा नहीं, अपने छोटी छोटी चीजें मिलेंगी जब नोबल गैस में पहुंचेंगे तब, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्शन तो देते नहीं है ना। तो इनका हाइड्रोलिसिस बहुत कतई 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 इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस ही कंटिन्यू रहने देता हूँ थोड़ी देर और। अब एक ऐसी रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ जो उन्होंने एनसीईआरटी वालों ने हाइड्रोजन में दी है, खैर उनका भी सही है, उनका भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि उस रिएक्शन में हाइड्रोजन बनती है ना, और एनसीईआरटी वालों ने उसको 10th क्लास में भी दी है, तुमको भी थोड़ी थोड़ी याद आएगी। हाइड्रोलिसिस अपन खत्म नहीं कर रहे, थोड़ा और पढ़ते हैं, थोड़ा और चलने दो। ठीक है, अब वैसे अपना टॉपिक चल रहा था हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, बट अब कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है, अब अपन पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस के अंदर ही, हाइड्रोलिसिस के अंदर ही
reaction of some other elements, compounds या फिर things with water. कितना गंदा वर्ड लिखा है मैंने things, बट क्या करूं, ठीक है ना। फिर some other reactions with water ऐसा लिख दो, some other reactions of water, क्योंकि मैं यहीं पे पढ़ा देता हूँ यार। क्या xenon fluoride लिख के दिमाग में बिठा लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. इम्पोर्टेंट एंड सिंपल। अब मैं आता हूँ 10th क्लास की रिएक्शन। सर 10th क्लास में क्यों ले जा रहे हो? अरे मेरे को पक्का भरोसा अभी भी थोड़ी बहुत याद नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा स्लिप तो होती है, चीजें ज्यादा ही होती हैं थोड़ी सी, क्या है ना। हाइड्रोजन में है, नंबर क्या आएगा? छठा। छठा बहुत सिंपल रिएक्शंस। पानी के साथ रिएक्शन अपन देख लेते हैं पहले, मेटल के साथ, है ना। रिएक्शंस ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ पानी। मेटल्स पानी के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, तो पहली चीज इसके लिए तुमको सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। और अगर नहीं भी आती हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जब फिर से आएगी फिर से पढ़ेंगे। कब आएगी पता नहीं। रिएक्टिविटी सीरीज आती है, कितनी बार रटी अपन ने, पर भूल गए होंगे, मेरे को भरोसा है। क्यों? अच्छा पता है क्या हो रहा होगा तुम्हारे साथ? याद है सर। थोड़ी थोड़ी तो थोड़ा याद होगी, थोड़ा। थोड़ी थोड़ी भूल रहे होंगे, पूरी तो याद नहीं होगी। पूरी किसी को याद है जितनी अपन ने पढ़ी है? नहीं होगी। कोई उम्मीदवार? क्यों होगी याद? थोड़ी याद है। अब ये तुम तो हर चीज में यही बोलोगे फिर से पढ़ा दो, है ना सर। ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, ये भी क्यों होता है? फिर से पढ़ा दो। 2 × 2 4 क्यों होता है? 2 2s are 4, क्योंकि 2 को 2 बार लिखोगे तो 4 आएगा, उसमें क्या है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ से चालू होती है? लीला की बात लिथियम की बारात सारे काका काका ना मांगे मांगे अलमारी। ना मांगे अलमारी। पानी में। पानी में? सॉरी। मेटल में पानी थोड़ी आएगा, वो तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली सीरीज है जिसमें पानी भी आता है। हाँ पानी आता है, जिंक के बाद आता है वैसे, जहां तक मेरे को याद है ना, पानी आता है, बट वो अपन यहाँ पर नहीं ले रहे। फिर क्या होता है इसके बाद? ये फर्स्ट है लीला की बात, फिर लिथियम की। अच्छा लीला की बात नहीं, अपने लिथियम की बारात पड़ी शायद, है ना, सही है। लिथियम की बारात में सारे काका ना मांगे अलमारी। दहेज में अलमारी लेने से मना कर दिया था काका लोगों ने। काका लोगों ने क्या दहेज में अलमारी लेने से मना कर दिया था, तो क्या वो पहुंच गए थे, कहाँ पहुंच गए थे? बिना ब्रश करे भगवान के पास। मंजन कर फिर सुनेंगे। भगवान ने क्या बोला? मंजन कर फिर सुनेंगे प्रभु। सुनेंगे प्रभु। वैसे तो फिर सीडी को होता है, कोनी भी आता है यहाँ पे, बट इतनी भी याद है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना, ठीक है। और फिर काकाओं का दिमाग खराब हो गया, बोले नहीं अब करके बताओ तुम पार्टी। तो काकाओं ने बोला क्या है फिर हाँ? क्यों होगी? फिर क्यों आएगा? फिर क्यों होगी हाँ, मतलब क्यों होगी? आज और पार्टी? पार्टी। क्यों होगी आज और पार्टी, है ना। तो लिथियम की बारात में सारे काका ना मांगे अलमारी, सारे हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिथियम की बारात में काका ना मांगे अलमारी, काकाओं को अलमारी नहीं चाहिए दहेज में, है ना। बिना मंजन करे पहुंच गए प्रभु के पास। प्रभु ने क्या बोला? मंजन कर फिर सुनेंगे प्रभु। दिमाग खराब हो गया काकाओं का, बोले हमारा भी कुछ आत्म सम्मान है, हम भी कैसे थोड़ी आ गए बुलावे पे हैं हम, है ना। तो उन्होंने बोला आप करके बताओ पार्टी। सारे काकाओं बैठ जाएगा, क्यों होगी आज और पार्टी। इतना काम का नहीं है फिलहाल, यूं तो बहुत ही ज्यादा काम किए, बट फिलहाल आपको सिर्फ एक थोड़ा सा टच देना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे पोटेशियम और सोडियम जो है, इनकी रिएक्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अरे हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना। तो जैसे सोडियम है, सोडियम है, सोडियम को आप डालो पानी में तो क्या बनता है दोस्तों? देखना NaOH बनता है, रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं ये सब। प्लस H2 गैस निकलती है, H2 गैस जब निकलती है तो साउंड कैसा होता है?
Pop sound. Pop sound. पॉपिंग साउंड के साथ निकलती है। रेडॉक्स रिएक्शन है, Na+1 बनाया, ऑक्सीडाइज हुआ है, और हाइड्रोजन ने +1 से रिड्यूस हुआ है 0 में, है ना। Na ऑक्सीडाइज हुआ है और हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिड्यूस। Reduce. और इस रिएक्शन की खास बात क्या है, अ लॉट ऑफ हीट इज रिमूव, हीट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बहुत ज्यादा, है ना। इवन आग लग जाती है। तुमने कभी देखा होगा सोडियम को जब पानी में डालते हैं, सोडियम को ऐसे तो केरोसिन वगैरह में स्टोर करके रखते हैं, एयर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है वो, बट कभी तुमने देखें क्या सोडियम को पानी में डालने वाले? तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं तो हाँ, मैं वो वीडियो शेयर कर देता। यूट्यूब पे देखा है। हाँ, यूट्यूब पे भी देखते होंगे 10 दिन में कैसे 550 नंबर लाए, एक दिन में नीट निकाले। ठीक है, चलो। तो इसके एक्सपेरिमेंट आप नहीं देखे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। मैंने एजुकेशनल वीडियो शेयर कर रखे हैं, तुम लोगों के साथ अभी नहीं करें क्योंकि तुम्हारे पास टाइम की कमी है। जो जेई ड्रॉपर वाले हैं उनके पास तो इतना सारा उनका सिलेबस हो गया, उनका रिवीजन भी पूरा हो चुका है, मतलब 2 बार रिवीजन हो गया उनका हर चीज का तकरीबन, मान लो, है ना। अब तो लगता है क्या पढ़ा है उनको, ऐसी हालत हो गई, बट फिर भी पढ़ा देते हैं बहुत नई नई चीजें। तो उनके साथ तो वीडियो शेयर करे मैंने क्योंकि टाइम है, तो वीडियो तो शेयर तुम्हारे साथ भी कर दूंगा, बट तुम्हारे पास टाइम होना नहीं चाहिए। वैसे 11th का बोरॉन कार्बन भी आएगा टेस्ट में, मालूम होगा तुमको, है ना, मालूम है Yes. ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस सर। चलो तो लेक्चर एक बार फिर शेयर कर दूंगा मैं तुमको। कुछ लोगों ने बोला कि लेक्चर नहीं मिल रहे हैं उसके, तो मैं ढूंढ के फिर शेयर कर दूंगा, ठीक है। और तुमको एक और चीज क्या आ रही है, सॉलिड स्टेट भी आ रही है, उसको भी रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। और ये तो है ही से पी ब्लॉक, और एसिड तो है ही से कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट, तो भैया, है ना, चीजें करो मैनेज। पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सोडियम के साथ जब आप सोडियम को पानी में डालते हो तो एकदम फटाक फम, एकदम से बस्टिंग रिएक्शन होती है, एकदम से बहुत बहुत फास्ट स्पीड से हाइड्रोजन निकलती है, और उसके साथ हीट भी निकलती है, और वो जो हीट है वो क्या कर लेती है, कैचेस फायर। 10वीं कक्षा में उन्होंने लिखा हुआ है कि सोडियम ऑल्सो कैचेस फायर व्हेन रिएक्टेड विद वाटर, है ना, तो आग भी निकल जाती है। तो ये रिएक्शन बहुत क्या है, बहुत एक्सोथर्मिक है। देखो यहाँ पर कोल्ड कंडीशन में हो गई है, टेम्परेचर देखो लिक्विड कंडीशन में हो गई, कोल्ड में आपको टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा, समझ रहे हो, है ना। पर जैसे सोडियम के आसपास, जैसे कैल्शियम तो खैर सोडियम के ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है, जैसे कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट कैल्शियम के साथ एक बात क्या होती है पता है, भले ही से रिएक्टिविटी सीरीज में वो ऊपर आ रहा हो, बट कैल्शियम के साथ इतनी आग नहीं निकलती, कम आग निकलती है। बट कैल्शियम को मैं कर रहा हूँ IgNO, इग्नोर, है ना। पोटेशियम और सोडियम में तो बहुत तगड़ी आग निकलती है। मैग्नीशियम के साथ क्या है, मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्ट बिल्कुल करेगा, बट बहुत कोल्ड कंडीशन पे नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्लाइट हीट देनी पड़ेगी, स्लाइट वार्म, वार्म मतलब समझ रहे हो, थोड़ी सी आपको हीट देनी पड़ेगी, वार्मिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, थोड़ा सा आपको हीट देना पड़ेगा। तो रिएक्शन तो वही होगी, Mg अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा दोस्तों, और H2 गैस निकलेगी, पॉप 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 पॉप, है ना। बट मैग्नीशियम और सोडियम में पूछो तो सोडियम तो भरी ठंड में रिएक्शन कर लेगा, बट मैग्नीशियम भरी ठंड में रिएक्शन नहीं कर पाएगा। आपको थोड़ा सा उसको क्या करना पड़ेगा, अरे मैग्नीशियम के साथ पानी डालना है तो थोड़ा क्या करना पड़ेगा, पानी को थोड़ा सा heat. पानी को थोड़ा सा हीट गरम. करना पड़ेगा, थोड़ा सा गर्म, मतलब 25 30 40 डिग्री के आसपास, है ना। एकदम रूम टेम्परेचर, एकदम लाइट, एकदम लो कंडीशन पे नहीं हो पाती रिएक्शंस। तो सोडियम के साथ तो एकदम दम होती है, जिंक मैग्नीशियम के साथ थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे आपको करना पड़ता है, मैग्नीशियम के साथ भी और जिंक के साथ भी। मैग्नीशियम और जिंक के साथ थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे करना पड़ता है। आयरन के साथ क्या पता है, आयरन के साथ तो गर्म करने पर भी नहीं होती, आपको क्या लेना पड़ती है, आपको लेना पड़ती है स्टीम। तुम देखो ना यहाँ पर क्या निकल रही, स्टीम निकल रही है। देखो अब तक मैंने लिक्विड लिया था, लिक्विड पानी लिया था, ये तो ठंडे ठंडे भर ठंड में जाकर रिएक्ट कर गया सोडियम। पानी को क्या करना पड़ा, उसी पानी को थोड़ा सा क्या करना पड़ा, इनिशिएशन टेम्परेचर पानी को थोड़ा सा हीट करना पड़ा। बट अगर आयरन मतलब तुम लॉजिकली देखो ना, लोहा कहीं है, लोहे को पानी में डालते तो रिएक्शन होती है क्या कुछ? अब ये मत बोलना जंग लग जाती है 1 साल बाद, वो अलग चीज है, दैट्स अ नहीं. स्लाइट ऑक्सीडेशन, एकदम से रिएक्शन नहीं होती है। अब मैं कहूँ चलो तुम है ना क्या करना, नॉर्मली थोड़ा सा हीट कर दोगे पानी को तो भी नहीं होगी, पानी को थोड़ा सा हीट कर दोगे तो भी वो रिएक्शन नहीं करेगा लोहे के साथ।
है ना। इसकी मजे की बात क्या होती है पता है, आपको आयरन को भी रेड हॉट करना पड़ता है, आयरन को भी गर्म करना पड़ता है, और पानी भी हाई टेम्परेचर। देखो ऐसा नहीं होता है कि दोनों हाई रखने पड़ेंगे, या तो अगर तुमने आयरन को बहुत गर्म कर दिया तो थोड़ा सा ठीक ठाक पानी भी चल जाएगा, और अगर तुमने आयरन को लो रखा है तो फिर पानी को बहुत हाई टेम्परेचर वाला भेजना पड़ेगा। मतलब नॉर्मली रिएक्शन नहीं होगी, इतना समझ गए क्या, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगी, या तो स्टीम के साथ होगी या तो रेड हॉट पे होगी। अरे तुमने कभी वो देखा होगा ना, तवा जैसे रोटी वोटी बनाते होंगे तुम में से कभी, कुछ कुछ जिंदगी में कुछ तो बनाया होगा तवे पे, जिंदगी में कभी ना कभी, या तो चलो मम्मी वगैरह ने बनाया होगा, तो तुमने देखा होगा कि यार नॉर्मल तवे जब ऐसा रोटी के पहले, मतलब रोटी बनाते हैं उसके पहले पानी डालो, कुछ भी नहीं होता उसमें साले, कुछ होता है क्या। और जब रोटी नहीं वोटी होता। बन गई, खाना वाना खा लिया, एकदम बर्तन में पड़ा हुआ है वो तवा, आहा, फिर डालो उसमें पानी रोटी बनने के बाद, पॉप मजा आ साउंड। जाता है। क्यों? मजा आता है, फिर पानी डालो, आहा क्या हाइड्रोजन निकलती है। अबे वो हाइड्रोजन है, सब केमिस्ट्री होती है, साइंस और क्या। या फिर वो पाव भाजी वाले का तवा, डोसा वाले का तवा, मजे के लिए डालते हैं ना पानी, खाट 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 गरम तवे पे साफ करने के लिए, तो वहां पे कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन। पर अगर वो तवा ठंडा होगा, तुम खुद ही सोचो रोटी बनाने के पहले, कभी तुम करके देखना, कभी कोई रोटी वोटी बन रही हो आसपास, तो उस ठंडे तवे पे पानी डाल के देना, रिएक्शन होगी क्या, कुछ भी, कुछ नहीं होगा। वो तवे नहीं। के ऊपर बस पानी जाके नहीं। बैठ जाएगा, कुछ रिएक्शन नहीं होगी, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे बस, कुछ होगा नहीं वहां पर, रिएक्शन नहीं होगी। बट सोडियम के साथ ऐसा भी मत करना, है ना। जैसे तुमने इस तवे पे पानी डाल दिया तो कुछ नहीं हुआ, तुमने बोला चलो सोडियम के साथ भी ऐसा करते हैं, हाथ हाथ में लेके गए पानी, ऐसे सोडियम के पास, अबे हाथ जल जाएगा, है ना। जब भी तुम वो एक्सपेरिमेंट वगैरह देखते हो तो मैं शेयर कर दूंगा, जब भी वो एक्सपेरिमेंट करते हैं सोडियम को तालाब वगैरह में डालते हैं दूर से, या फिर जब सोडियम के ऊपर पानी डालते हैं तो बहुत दूर खड़े रहते हैं वो लोग, नहीं तो पता चले वो एक्सपेरिमेंट करने वाले ही जल गए थोड़े बहुत। तो सोडियम इज हाईली एक्सोथर्मिक, आयरन रिएक्ट करता है बट टेम्परेचर हाई होता है, इतना समझ गए, इतनी बकवास है। चलो तो क्या बनना चाहिए, आयरन का हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए, आंसर है हाँ, आयरन का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकलना चाहिए। बट मजे की बात पता है क्या, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है तो हाइड्रोक्साइड भी काय में टूट जाता है, ऑक्साइड में। तो अगर मेरे से पूछा कि आयरन के साथ, अगर मैंने रेड हॉट आयरन के साथ स्टीम डाली, चलो छोड़ो, सोडियम के साथ डाली, तो सोडियम को ऑक्साइड बनाओगे कि हाइड्रोक्साइड बनाओगे, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। बट हाइड्रोक्साइड। आयरन के साथ हाइड्रोक्साइड मेनली बनाओगे कि ऑक्साइड मेनली बनाओगे, ऑक्साइड। ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड। टेम्परेचर काफी हाई है, टेम्परेचर काफी हाई है, हाइड्रोक्साइड अपने आप को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेगा, हाई टेम्परेचर में हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड में तो खुलता है, ऑक्साइड प्लस पानी वगैरह। एल्यूमिनियम के साथ भी सिमिलर होता है, एल्यूमिनियम के साथ भी टेम्परेचर चाहिए रहता है हाई, एल्यूमिनियम के साथ भी टेम्परेचर चाहिए रहता है हाई। तो पानी ले लो स्टीम, जैसे नॉर्मल एल्यूमिनियम की कोई प्लेट होती है तुम करो, नॉर्मल पानी के साथ नहीं करेगा रिएक्ट, ठीक है। इस पे भी हाइड्रोक्साइड बनेगा क्या, आंसर है हाँ, हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, बट क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में, ऑक्साइड। ठीक है। तो ये 10वीं की रिएक्शन है कि सोडियम एकदम फास्ट रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम के लिए थोड़ा टेम्परेचर हाई चाहिए रहता है, आयरन जिंक वगैरह के लिए स्टीम चाहिए रहती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं और नीचे हूं, तो गोल्ड, क्या गोल्ड पानी के साथ रिएक्ट करता है, बिल्कुल भी नहीं करता, अब अगर गोल्ड पानी के साथ रिएक्ट करने लगता तो फिर वो तो इतना महंगा नहीं होता। महंगा, चल हो भी, होता भी, चल मान ले महंगा है, तो वो खरीद के लाए, घर वाले बोले चलो 1 लाख का कुछ खरीद के लाए, चलते हैं, है ना, शादी वादी में पहन के चलेंगे, और शादी में पानी गिर गया ऊपर से बेचारे गोल्ड की धज्जियां उड़ गई, सारे अरमान धरे के धरे रह गए। वो भी मान लो सपोज दुल्हन पहन के आई, 1 लाख का तो नहीं पहनेगी, वो तो बहुत लाख का पहनेगी, बट वहां पे पानी गिर गया उसकी शादी में, वैसे तो निपट ही जाएगी बेचारी। का मतलब गोल्ड उसका रिएक्शन रिएक्शन नहीं करता, इट इज हाईली इनर्ट। गोल्ड ना एयर के साथ रिएक्शन करता है, ना पानी के साथ रिएक्शन करता है, ना नॉर्मली रिएक्शन करता है, ना वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। गोल्ड इवन H2SO4 के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करता है गोल्ड रिएक्ट, हीट के साथ। हीट के साथ। कर करके देख गोल्ड को, हीट कुछ नहीं होगा, तू तेरा जो नहीं, पना होगा तेरे घर में, गोल्ड अभी जा रख दे गैस के ऊपर, कुछ नहीं होना उसका। अरे सर वो हाई, मतलब हाँ बहुत तो ज्यादा वो टेम्परेचर। तो फिर अलग बात हो गई, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गई। अब तू गैस पे रख देना, कुछ नहीं होना है गोल्ड का, है ना, पक्की बात है, करके देख लेना। गैस पे मतलब वो बहुत हाई हीट अलग बात है। अबे किसके साथ रिएक्ट करता है गोल्ड, कौन है वो आदमी, आदमी कौन है वो चीज जिसके साथ गोल्ड रिएक्ट करता है, भूल गए, भूल गए, हम तो भूल गए सर।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपने एक चीज बनाई थी HAuCl4 टेट्राक्लोरोऑरिक एसिड। वो कब बनता है? जब गोल्ड रिएक्ट करता है किसके साथ? एक्वा रिजिया के साथ। किसके साथ? एक्वा रिजिया। Aquarius. 3HCl और 1HNO3 का मिक्सचर हाँ। है ना, 3 मोल HCl और 1 मोल HNO3 का मिक्सचर। सिर्फ गोल्ड जो है सिर्फ एक्वा रिजिया के साथ रिएक्ट करता है, बाकी ना वो HCl के साथ रिएक्ट करता है इंडिविजुअली, ना वो इंडिविजुअली H2SO4 के साथ करता है, ना किसी और के साथ करता है। पानी और हवा की बात ही छोड़ दो, है ना। गोल्ड का इवन मैं तो कह रहा हूँ पानी के साथ तो सिल्वर भी रिएक्ट नहीं करता है। गोल्ड तो बड़ी बात हो गई, पानी के साथ तो सिल्वर भी पर वगैरह भी सर रिएक्ट वो नहीं करता। पर सर कई बार सिल्वर ब्लैक तो हो जाता हाँ है तो ना पानी के साथ थोड़ी हुआ ना वो। में। और वो ऐसा थोड़ी कि तो एकदम से तूने सिल्वर डाला, सपोज वो सिल्वर का बर्तन धोना था, एकदम से काला हो गया, वो तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। नहीं, अब जैसे बारिश का मानसून वगैरह रहता है तो उसमें सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की परत चढ़ने लगती है, हाँ तो चढ़ने ग्रीन लगती है, ब्लैक। तो ऐसे तो आयरन भी रूम टेम्परेचर पे रस्ट बनाने लगता है, बट वो एकदम से थोड़ी बना रहा है, उसको तो टाइम बहुत लग रहा है, हफ्तों लग रहे हैं। यहाँ सब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात चल रही है, केमिकल रिएक्शंस की, कि एकदम से क्या होगा कैसे होगा। और वो भी पानी के कारण नहीं होता है, वो ऑक्सीडेशन वगैरह होता है उसका, सिल्वर का। तो वो बहुत सारे अलग अलग केमिकल रिएक्शन उसमें होती हैं, अलग अलग प्रोसेसेस। ठीक है, चलो तो रिएक्शन विद वाटर देख लिया आपने, नॉन मेटल के साथ, सॉरी मेटल के साथ, सीख गए। 10वीं क्लास की रिएक्शन है, आपको 11वीं में हाइड्रोजन चैप्टर में दे रखी है कि हाइड्रोजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जब किसी आप मेटल को डालो पानी के साथ, और ये सारी कंडीशन वहां पर दे रखी है, तो ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। नाउ 7th टॉपिक, ये अलग अलग पी ब्लॉक में दे रखी है, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद पानी, ये पी ब्लॉक के अलग अलग चैप्टर में दे रखी है। ठीक है, पानी के साथ नॉन मेटल कैसा क्या रिएक्ट करेंगे, अलग अलग नॉन मेटल्स कैसे क्या रिएक्ट करेंगे, ये मुद्दा है। देखो अलग अलग, जैसे मैं बात करूं, बोरॉन है, कार्बन है, सिलिकॉन है, ये सब रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब क्या होते हैं, लार्ज कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं। लार्ज कोवेलेंट भी नहीं बोलना चाहिए, लार्ज नेटवर्क सॉलिड होता है। तो इतने बड़े से उसको तोड़ के तुम पानी के साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते, बोरॉन कार्बन सिलिकॉन नहीं करते पानी के साथ, है ना। अब एक चीज मेरे को बताना, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है फिर ऑक्सीजन है, ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं क्या? अबे अगर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन पानी के साथ रिएक्शन करने नहीं लगते करेंगे। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता, पानी गिर रहा है पानी, मतलब फिर तो आप ऐसे बाहर ही निकल पाते कभी मानसून में जिंदगी में, मतलब पानी और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन होने लग गई थी, समझ रहे हो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर पानी के साथ रिएक्ट करने लगे तो फिर तो साहब पता नहीं कहाँ होते अपन, होते भी कि नहीं होते, या फिर क्या होता क्या नहीं होता, आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते ऐसे हाल होते, क्योंकि पानी तो पानी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो कुछ होता तो फिर दिक्कत हो जाती बहुत सारी, है ना, नहीं करता, समझ रहे हो ना। चलो, फॉस्फोरस और सल्फर, फॉस्फोरस और सल्फर भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं देते नॉर्मल कंडीशंस में। व्हाइट फॉस्फोरस को अगर आप महीनों तक ऐसे रखो लॉन्ग स्टैंडिंग, तो फिर कुछ ना कुछ पानी के साथ करता है, बट अगर आप किसी को पूछे फॉस्फोरस और सल्फर नॉर्मली पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, तो आंसर है नहीं। और आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सब की बात मेरे को करनी नहीं है, क्योंकि अपन अपने लेवल पे बात कर, है ना। तो अपने लेवल पे बोरॉन कार्बन सिलिकॉन नेटवर्क सॉलिड होते हैं, जायंट नेटवर्क, जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, तो वो कहां से पानी के साथ रिएक्ट करेंगे भाई। N2O2 नहीं करते, कर रहे होते तो फिर क्या होता, क्योंकि N2 और O2 में पाई बॉन्ड्स, और पाई बॉन्ड के कारण उन बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, वो पानी नहीं तोड़ पाते हैं उनको, N ट्रिपल बॉन्ड है ना O डबल बॉन्ड O को। फॉस्फोरस और सल्फर भी पानी के साथ नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करते हैं। तो बचा कौन, कौन बचा, हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सबकी पानी के साथ रिएक्शन आपको पढ़नी है। सर आप अभी क्यों पढ़ा रहे हो, तो हेलोजन फैमिली में पढ़ा देना। हाँ हेलोजन फैमिली तो मैं अभी निपटा दूंगा 80%। जेनॉन का हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया, फ्लोराइड्स का, अब इनकी NaOH और पानी के साथ रिएक्शन पढ़ लूंगा, हेलोजन फैमिली अभी निपट जाएगा। सॉरी हेलोजन अलग है, वो जेनॉन अलग है, मतलब इतना लोड नहीं होगा फिर आगे, है ना। बस नाइट्रोजन फैमिली में थोड़ी नई चीजें आएंगी, अमोनिया, HNO3 डाइनाइट्रोजन वगैरह, बाकी तो इन सब में तो कुछ तुमको नया लगेगा ही नहीं। ठीक है, F2 पानी के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ करता है, क्या देता है, सिंपल रेडॉक्स। क्या होगी वो मैं लिखाता हूँ,
क्लोरीन और ब्रोमीन पानी के साथ रिएक्शन करता है, तो आंसर है हाँ करता है। और रिएक्शन कैसी होती है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। आयोडीन की बात मैं करता हूँ थोड़ी देर बाद, पहले भी फ्लोरीन की रिएक्शन लिखता हूँ। फ्लोरीन प्लस पानी, तो देखो सीधी सी बात है, F0 वाले F की क्या चाहत, क्या है तमन्ना, क्या है आरजू? कि मैं जाऊं नेगेटिव -1। तो ये 0 वाला -1 में तो चल गया, तो नीचे तो आ गया, ऊपर कौन जाएगा? क्या कभी भी ये फ्लोरीन ऊपर जा सकता है? आंसर है फ्लोरीन तो ऊपर नहीं जा सकता। और H ऑलरेडी +1 में है, ऑक्सीजन H ऑलरेडी +1 में, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी O2 जो एक ही उम्मीदवार बचा है जो ऊपर जा सकता है, क्योंकि +1 के ऊपर इससे जाएगा नहीं, तो ऑक्सीजन जाता है ऊपर। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नॉर्मल रेडॉक्स है? ये हुआ रिड्यूस नॉर्मल और ये रेडॉक्स हुआ ऑक्सीडाइज। इट इज नॉर्मल रेडॉक्स, इट इज नॉर्मल रेडॉक्स, इट इज नॉट अ डिस्प्रो, इट इज नॉट अ डिस्प्रो। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है भैया, कौन सी रिएक्शन डिस्प्रो है, कौन सी रिएक्शन नॉर्मल रेडॉक्स है, कौन सी रिएक्शन कंप्रो है, कम प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा, कौन सी रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स है? रेडॉक्स रिएक्शन 11वीं क्लास में आता है, उसमें टाइप्स होती हैं रिएक्शंस, बट वो सब छोड़ो। क्लोरीन के साथ क्या होगा? बहुत सिंपल है, एक तो बन जाएगा HCl, तो क्लोरीन 0 से पहुंच गया -1 में। अब ऊपर क्या क्लोरीन ऊपर जा सकता है? तो आंसर है हाँ हाँ, पर कंडीशन क्या बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पानी है, तो क्लोरीन क्या बोलेगा, चल ठीक है भाई तू इतनी वो कर रहा है, मन्नतें कर रहा है, तो मैं ऊपर चल जाऊंगा, बट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि तेरी कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या बनेगा? क्लोरीन प्लस पानी क्या बनेगा दोस्तों? HCl प्लस HOCl। क्या बनेगा? HCl HCl प्लस SOCl। अब ब्रोमीन और पानी, ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, बट अगर प्रोडक्ट बनाना हो तो क्या बनेंगे? HBr वही प्लस HBr plus HOBr HOBr। ये नॉर्मल रेडॉक्स है कि डिस्प्रो है? डिस्प्रोपोर्शन क्योंकि क्लोरीन ही 0 से -1 और 0 से +1 गया, तो ये दोनों रिएक्शंस क्या हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन। गॉट इट? ये यस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है भैया, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ऐसे तो हाइड्रोलिसिस में ही पढ़ सकते थे अपन, बट यहाँ पढ़ ली अपन, हाइड्रोलिसिस खत्म थोड़ी हुआ है अपना, यहाँ पढ़ ली। ठीक, अब आखिरी रिएक्शन इसकी, आयोडीन की पानी के साथ रिएक्शन। तो लॉजिकली तो क्या बनना चाहिए? HI प्लस HOI, बट इसके साथ क्या ऑब्जर्व है कि जितना इसका रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड का है, उससे कहीं ज्यादा इसका रिएक्शन का रेट बैकवर्ड का है। क्यों? क्योंकि जब वो I2 ज्यादा HI बन स्टेबल गया, हाँ, क्योंकि फिर वो उसकी चाहत तमन्ना आरज़ू है कि मैं तो I2 ही बनाना चाहता हूँ। अरे अपन ने ऑर्गेनिक में भी हाइड्रोकार्बन वगैरह वाली रिएक्शंस में पढ़ा है, हाँ रिवर्सिबल कितनी जगह होती तो है पढ़ा ये है, और फिर हेलोजिनेशन में पढ़ा है, फिर कौन सी थी यार, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पढ़ा है कि आयोडीनेशंस की रिएक्शंस क्या होती हैं? रिवर्सिबल हो जाती हैं। रिवर्सिबल फ्यूअल होती है। आयोडीनेशन की रिएक्शंस रिवर्सिबल हो जाती है। ठीक है, तो मजे की बात क्या है, आयोडीन के पानी में जाते हो ना तो के बैकवर्ड ज्यादा हो जाता है। तो इस रिएक्शन को आयोडीन में जब पानी में डालते हैं तो फॉरवर्ड की यील्ड अच्छी नहीं आती है, नॉट गुड, है ना? या फिर अच्छे से लिखूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉट गुड, इज नॉट गुड। तो आयोडीन के पानी के साथ अगर को पूछे, नॉर्मली रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि आयोडीन जितना पानी के साथ आगे जाना चाहता है उसकी उतनी आरजू पीछे आने की, तो ओवरऑल फिर वो रिएक्ट, मतलब ऐसा दिखता है कि उसने रिएक्ट ही नहीं करा। समझ रहे हो? तो ऐसा बताओ कौन है पी ब्लॉक में जो पानी के साथ रिएक्ट करता है? पी ब्लॉक में ऐसे कौन से नॉन मेटल्स है जो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं? हेलोजेंस एक्सेप्ट हेलोजेंस, आयोडीन है ना? हेलोजेंस में भी फ्लोरीन कैसे रिएक्ट करता है? रिडॉक्स नॉर्मल सिंपल रेडॉक्स। रेडॉक्स। नॉर्मल रेडॉक्स क्लोरीन ब्रोमीन कैसे रिएक्ट करता है? डिस्प्रोपोर्शन डिस्प्रो। कॉम्बिनेशन। अरे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तुमको अभी समझनी पड़ेगी, बट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाऊंगा मैं, तो भले ही से वो इस टॉपिक का पार्ट ना हो, भले ही से वो इस टॉपिक का पार्ट ना हो, ठीक है, हाइड्रोलिसिस का पार्ट नहीं है वो, बट फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और अपन कोशिश ऐसा करेंगे कि कल से अपन फिर ब्लॉक केमिस्ट्री चालू कर पाए, नाइट्रोजन फैमिली, और बोरॉन कार्बन जो है फिर वो जो अपन बाद में रिवीजन में पढ़ेंगे। एक बार का तो तुम रिवाइज कर लेना, फिर अपन बाद में रिवीजन करेंगे सिलेबस के बाद बोरॉन कार्बन का। अभी कल से फिर अपन नाइट्रोजन फैमिली चालू कर देंगे, ठीक है? तो आज मैं ऐसी बहुत बहुत जरूरी चीजें बताना जा रहा हूँ जो आपको काम आती है। जैसे पानी के साथ रिएक्शन बहुत बार काम आती है,
अब जब हेलोजन फैमिली आएगी तो तुम क्या समझ रहे हो, मैं फिर से डिटेल में समझाऊंगा। हाँ सर समझा देना, क्या लगता है 2 सेकंड तो लगते हैं, वहां से रिविजन होगा। ठीक है, तो तुम्हारे क्या एकदम से दिमाग में चीजें और बैठ जाएंगी, और कुछ चीजों का तो रिविजन भी नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे कर ली अच्छे से। तो ये सब रिएक्शंस बहुत मायने रखती है ना, बट रिएक्शन का अपन रिविजन करेंगे जब वहां पर आएगी तब की तब। बट अभी के लिए एक एक बार पढ़े, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक एक्स्ट्रा टॉपिक ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे बहुत काम का टॉपिक है। क्योंकि फास्फोरस में भी शुरू में दे रखा है उन लोगों ने, फास्फोरस में भी शुरू में दे रखा है उन्होंने, कहाँ पर, फॉस्फीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में शायद पर एनसीईआरटी वालों ने। सल्फर में दे रखा है ना, और हेलोजन वाली रिएक्शन तो साहब न जाने कितनी बार आई है। तो अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से, इसी का पार्ट एक तरीके से वो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेस। बेस में भी अपन काय की बात करेंगे, NaOH या फिर KOH। बेस में भी अपन NaOH KOH की बात करेंगे। ठीक है, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं वैसे, अगर आपको चीजें समझ पड़ रही हो तो इंटरेस्टिंग है चीज। अब यहाँ पर भी मैं बात करूं, जनरली क्या होता है कि बोरॉन और कार्बन और सिलिकॉन, ये लोग भी बेस के साथ भी रिएक्शन को इतनी अच्छी नहीं करते, क्योंकि नेटवर्क सॉलिड है, बहुत ह्यूज नेटवर्क सॉलिड। फिर से अगर मैं लिख दूं, बेस के साथ भी नहीं करते। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी जनरली बेस के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते। बट यहाँ पे थोड़ा सा पता है क्या मजे की बात है, यहाँ पर कौन कौन बचे जिसके अपने को रिएक्शन करानी है। आपको करानी फास्फोरस की, सल्फर की, फिर सॉरी फ्लोरीन ऊपर आएगा वैसे तो, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, इन सब की रिएक्शन बेस के साथ अति इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये सब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, इन सब की रिएक्शन पढ़ेंगे अपन NaOH के साथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यार अब हर चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलते, मैं तो बोल रहा हूँ यहीं से। जब अपन क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के और इधर उधर के बहुत सारी चीजें, तो साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं सीधा कि फास्फोरस NaOH के साथ क्या करते हैं। बताओ फास्फोरस पानी के साथ रिएक्ट कर रहा था? नहीं और NaOH के नहीं। साथ क्यों करने लगा? क्योंकि नहीं NaOH का जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर है वो पानी के मुकाबले स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि पानी में ऑक्सीजन लोन पे डोनर था तो थोड़ा सा वीक था, बट NaOH में क्या है कि वो नेगेटिव है तो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। तो इसके कारण क्या होता है, जो फास्फोरस और सल्फर जो पानी तक रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो बहुत महीनों बाद, हफ्तों बाद वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कैसे छोड़ दो एक हफ्ते तक फिर एक हफ्ते बाद आना, नहीं वाली बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली रखे रखे एक इंस्टेंट वाली बात कर रहा हूँ। तो इंस्टेंटली फास्फोरस और सल्फर जो पानी के साथ रिएक्शन कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, बट NaOH के साथ करेंगे क्योंकि NaOH का नेचर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन पानी। तो NaOH उनको भी रिएक्शन करवा देगा फटाक। और रिएक्शन साहब कतई जहर है रिएक्शंस, कतई जहर मतलब जहर मतलब तो नहीं है। फ्लोरीन के साथ तो देखो कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो ही नहीं सकता। फ्लोरीन के साथ तो हमेशा क्या होगी, सिंपल रेडॉक्स, नॉर्मल रेडॉक्स। अब मैं तुमको लिखाऊंगा रिएक्शन, तुम्हें लगेगा हाँ हाँ सर ये वाली रिएक्शन तो हमने पढ़ी है पिछले सालों में। मतलब अगर आपने पिछले अपने अटेम्प्ट में थोड़ा भी पढ़ा होगा ना, तो ये वाली रिएक्शंस पढ़ी होंगी कहीं ना। और अगर ये रिएक्शंस नहीं पढ़ी तो आप मानो अपने पहले के अटेम्प्ट में आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब एक तरीके से मानो आपका फ्रेश अटेम्प्ट है। ठीक है, वैसे याद आ जाएगी तुमको रिएक्शंस एकदम से। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी है डिस्प्रो। ठीक है, देखना दोस्तों बहुत बहुत मजा आएंगे। कुछ लोग रटते हैं इसको, बट अपन रटेंगे नहीं, मतलब समझने के साथ रटेंगे। P4 की NaOH के साथ रिएक्शन दोस्तों क्या होगी, डिस्प्रो। क्या होगी, डिस्प्रो। फास्फोरस व्हाइट वाला लेते हैं, व्हाइट वाला फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं थोड़ी टाइम बाद। ठीक है, तो देखो 0 से नीचे PS3 फॉस्फीन का में PS3 में जाएगा नीचे तो, अरे हाँ। नीचे तो एकमात्र पॉसिबिलिटी PS3 है। अब यस सर। ऊपर जाने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। H3PO2 में भी जा सकता है, H3PO3 में भी जा सकता है, H3PO4 में भी जा सकता है। अब पता है NaOH के साथ P4 के साथ कभी लिखा नहीं रहता है हॉट कंसंट्रेटेड कोट डाइल्यूट, कभी नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो आप मानो कि नॉर्मल कंडीशन, और नॉर्मल कंडीशन में वो बहुत ऊपर जाएगा क्या, तो आंसर है
नहीं, जस्ट वो नेक्स्ट नहीं। ऊपर जाएगा। नेक्स्ट ऊपर क्या है, H3PO4 है कि H3PO3 है कि H3PO2 है? 3PO2. जस्ट ऊपर H3PO2 है, तो जस्ट ऊपर जाएगा वो H3PO2 में। और देखो पानी तो स्वाभाविक ही निकलना। अब एक और मजे की बात बताऊं तुमको, ये कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिखेगा। ऑप्शन नहीं दिखेगा मतलब सर, इसका मैं कंसेप्ट बताता हूँ। H3PO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, 4 में से 3 का +1। तो पहली चीज ये तुम समझ गए क्या, P4 क्या बनाएगा, PS3 और H3PO2। Yes, sir. पानी तो Yes, निकलेगा। sir. अब सर आपने ये क्यों बोला कहीं पर ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मीडियम है बेसिक, मीडियम है बेसिक। फॉस्फीन क्या है, फॉस्फीन इज अ बेसिक गैस। फॉस्फीन क्या बेसिक गैस है, पर H3PO2 क्या है, एसिडिक है। तो H3PO3 NaOH के साथ क्या Na3PO2 बनाएगा क्या? यार ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चे इसको रट लेते हैं और कुछ लोग नहीं रट पाते। बट आप लॉजिक की बात करो, मेरे को सिर्फ इतना सा बताओ, H3PO2 के पास कितने H जो बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं? अरे यार सर हमारे सपने में नहीं आती ये सब चीजें, किसी के सपने में नहीं आती ये सब चीजें। लॉजिक लगाओ, कितने H जो बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं? ये बोल रही 2, नहीं, एक. नहीं तूने 2 बोला। एक होगा। अरे सर, एक. हाँ नहीं. तेरा 2 ही मानूंगा मैं। अब पूजा का एक है, और बाकी लोग कितने H जो बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं H3PO2? सर हम तो रट नहीं पाए सर, हमको टाइम नहीं मिल पाया, हम तो बायो रटने में लगे हुए थे। अरे इसको रटने की क्या जरूरत है, स्ट्रक्चर बनाओ। मेघा मीना और चेतना भी एक बोल रही है और मेघा शर्मा भी एक बोल रही है। बढ़िया। इसको कैसे करना है दोस्तों, स्ट्रक्चर बना के H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, H3PO2 डबल बॉन्ड OH। अब दोनों की दोनों O तो गए, एक H गया, अब 2 H बचे, तो 2 H बचे, खटाक फॉस्फेनिक एसिड। बेसिसिटी कितनी, कितना H प्लस दे सकता है किसी बेस के साथ, किसी बेस के साथ कितना H प्लस दे सकता है? ये वाला दे सकता है क्या? अबे ये तो नॉन पोलर है, नहीं। नॉन पोलर है, सिर्फ पोलर वाले जो जाएंगे, O के साथ लगा, पोलर वाले जाएंगे। ऐसा वो कंपल्शन नहीं, अगर N होता तो भी जाता, पोलर बॉन्ड है ना, ठीक है, तो पोलर बॉन्ड जाता है, तो एक ही H जाएगा दोस्तों, एक H प्लस जाएगा इस NaOH के, पानी 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 बना देगा, और इसकी जगह क्या आएगा Na। तो पता है क्या बनेगा, Na, एक Na, 2 H, H2PO2। बच्चे इसको रटने बैठ जाते हैं कि NH2PO2 होगा कि NHPO2 बनेगा कि क्या बनेगा, कैसे बना, क्या हुआ, कैसे होगा, ये सब कैसे हो गया। अबे कुछ नहीं है, हलवा है। नहीं सर हमको एक और बार फिर से लिख के बताओ, मैं फिर से लिख देता हूँ। फॉस्फोरस प्लस NaOH की रिएक्शन आपके सिलेबस में बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ है, और आपको आनी चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट है। पहले तो क्या बनेगा, डिस्प्रो होगी, तो क्या बनेगा, फॉस्फीन प्लस प्लस बोलो, H3PO2. नहीं फाइनल रिएक्शन जो एग्जाम में आएगी, NaH2PO2. Na2PO2 ठीक है, एग्जाम में ये plus आएगा। water. मैं फिर से बोल रहा हूँ, रटना मत इसको, रटना हो तो रट लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप भले से रट के याद रखो या फिर समझ के याद रखो कि वो नीचे जाएगा PS3 में, ऊपर जाएगा H3PO2 में। क्यों H3PO2 में क्यों गया, PO3 PO4 में क्यों नहीं गया? क्योंकि जब तक कंडीशन एक्सट्रीम नहीं होगी वो जरा सा ऊपर जाएगा, और जरा सा ऊपर जस्ट नेक्स्ट ऊपर उसका H3PO2 है ना, जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं चीजें। और फिर H3PO2 क्या था, एसिडिक था, और माहौल क्या था, माहौल बेसिक है ना, तो हाँ सर. बेसिक माहौल में क्या एसिड सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, नहीं. तो एसिड बेस करेगा। तो सिर्फ PS3 क्यों सर्वाइव कर गया? तो बेसिक है. अबे वो खुद बेसिक है। और H3PO2 में से 3 H निकाल लो सर, 3 H लग रहा है सर, Na3PO2 बना लो, 3 H निकाल पोलर लो। ही नहीं है. नहीं. 3 H है ही नहीं उसके पास, आयनाइजेबल, आयनाइजेबल उसके पास एक ही H है, तो एक ही H निकलेगा, तो क्या बनेगा बोलो, H2PO2. NH2PO2। ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, याद हो गई क्या? Yes sir. ऐसा मत करना कल याद है परसों भूल गए सर। अरे यार समझ रहे हो ना, यार परमानेंट आपकी जब तक एग्जाम हो तब तक याद रहना चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉस्फोरस वाली, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, अब बात करें सल्फर की, कर ले। Yes sir. PH3 प्लस H3PO2 मतलब
एक H था तो NaH2PO, PH3 plus NH2PO2 plus पानी, रट लो, घोट लो, पी लो, ठीक है, P4। अब एसिड की बात करो, सल्फर S8 में एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसमें मैं थोड़ी कुछ कर सकता है, एसिड में एग्जिस्ट करता है तो करता है ना। पानी के साथ रिएक्शन करता है क्या सल्फर? नॉर्मली नहीं करता। नहीं करता, बट ये डिस्प्रो करेगा NaOH के साथ क्योंकि NaOH इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अब नीचे जाना है, तो सल्फर नीचे जाएगा किसमें? H2S में, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। -2। अब ऊपर जाने के बहुत सारे तरीके हैं। ऊपर या तो वो H2SO4 बना सकता है, H2SO3 बना सकता है, या फिर इवन थायो बना सकता है H2H2O3, या फिर H2H2O5 बना सकता है। क्या बनाना चाहे, जो जस्ट नियरेस्ट हो। इसमें क्या है, 8 में से 2 गए +6, इसमें क्या है 6 में से 2 गए +4, इसमें क्या है 10 में से 2 गए 8/2 +4, इसमें क्या है, सॉरी क्या करा मैंने, H2H2O5 क्या होता है, छोड़ो, 3 दूना 6, 6 में से 2 गए 4, 4/2 +2। अब तुम बोलोगे +1 वाला बना लो, +1 वाला कहाँ, सल्फर तो नॉर्मल है जो सल्फर, अरे यार जो फास्फोरस के नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, +3 +5। सल्फर के जो नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, वो +2 +4 +6। और हेलोजन के कौन कौन से होते हैं नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स? +1 +5 और +3। +3 भी। अबे +1 +3 +5 +7। हाँ ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली में क्या क्या होते हैं फास्फोरस के? +3 +5 क्या होते हैं? +3 +5। अच्छा वो तो मैंने, हाँ गलती, मैं खुद गलती कर रहा हूँ, मतलब +3 +5 नॉर्मल है, उसके अलावा +3 +1 वाला भी बन सकता है ना, जो H3PO2 बना है। H3PO2 H3PO3 H3PO4, तो अपन ने वहां पर क्या बना दिया दोस्तों, H3PO2, क्योंकि इट वाज नेक्स्ट नियरेस्ट, समझ रहे हो। अब यहाँ पर H2SO4 बनता है, H2SO3 बनता है और H2H2O5 H2H2O3 बनता है, तो नियरेस्ट कौन है इसके? H2H2O3। यहाँ पर H2H2O3 बनता है प्लस पानी, बट फिर से मैं बोल रहा हूँ ये तुमको कहीं ऑप्शन में नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि देखा ना, चलो फॉस्फीन तो बेसिक था, H2S बेसिक होता है एसिडिक होता है? H2S खुद एक एसिडिक गैस है, एसिडिक H2H2O3 खुद एक एसिडिक गैस है, तो क्या ये दोनों सरवाइव कर पाएंगे? सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। नहीं, इन दोनों के पास 2-2 H है, तो यहाँ पर जब तुम NaOH में डालोगे इसको, NaOH की जगह KOH ले सकते थे क्या? हाँ सेम आता है ना, तो कहीं KOH देखा तो उसे फैल मत जाना साइड में जाके, आओ फैल गए KOH देख के, अबे KOH NaOH के साथ सेम रिएक्शन होती है इसमें, ठीक है। तो ऐसे मत बोलना सर आपने KOH की तो पढ़ा ही नहीं, वहाँ एग्जाम में छोड़ के आ जाओ फिर बोले तो सर ने पढ़ा ही नहीं KOH की रिएक्शन। अबे लॉजिक लगाना वहां पर, को रिलेट करना जरूरी है चीजों को, कि आपको जो आती है उससे को रिलेट करो। तो KOH के साथ भी ऐसे होता, इसके पास 2 H है तो NaOH के साथ क्या बनाएगा, Na2S। इसके पास भी 2 H है तो NaOH के साथ क्या बनाएगा, Na2H2O3, थायो, सोडियम थायोसल्फेट। ये क्या है, सोडियम सल्फाइड, और ये क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखूं जो तुम्हारे प्रश्न पत्र में आएगी, जो तुम्हारे प्रश्न पत्र में आएगी रिएक्शन में वो लिख दो, सल्फर 8 प्लस NaOH की रिएक्शन, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाओगे बताओ? Na2S plus plus Na2S Na2S प्लस Na2SO3 plus Na2SO3 पानी। प्लस पानी। मैं फिर से कह रहा हूँ, घोट के पीना हो तो घोट के पी लेना, कंसेप्ट समझना हो तो कंसेप्ट समझ लेना, बट ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। जो करना हो जैसी मर्जी वैसे याद कर लेना, बट ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, सल्फर वाली फास्फोरस वाली। सही है, लिख लिया, घोट लिया, पी Yes लिया, sir। तीनों चीजें हो गई। सिर्फ एक चीज नहीं, लिखना भी है, घोटना भी है, पीना भी है, तीनों चीजें हो जाए तो बोल देना हो। LGP लिखना, घोटना, पीना, डन। Yes, समझ गए सभी लोग, तीनों चीजें हो गई फास्फोरस और सल्फर की रिएक्शन के साथ, Yes sir। yes sir LGP। चलिए बढ़िया, LGP तीनों हो गए।
है ना, तो सल्फर की रिएक्शन के साथ तीन होगा। अब साहब इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद NaOH। हेडिंग डाल के नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि वो तो सब हेडिंग डली हुई है। ये तो साहब न जाने कितनी बार आई है, कितनी बार, न जाने कितनी बार, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। NaOH के साथ अपन एनसीईआरटी लेवल का ही पढ़ रहे हैं। एक्चुअली तो अगर मैं एनसीईआरटी लेवल के बाहर की बात करूँ तो सल्फर के साथ भी अलग अलग कंडीशन तो कुछ और हो सकता है, पर अपन सिर्फ एनसीईआरटी लेवल की बात कर रहे हैं, है ना, एनसीईआरटी जो आपके एग्जाम में आने वाली है। क्योंकि एक्चुअल में तो कुछ और भी चीजें बन सकती है, 100 डिग्री पे कुछ और बन रहा है, 300 पे कुछ और बन रहा है, ऐसे तो बहुत चीजें हो सकती है। बट एनसीईआरटी में दिया है क्या, तो जो एनसीईआरटी में दिया है सिर्फ उनकी बात करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में हेलोजन के साथ दोनों कंडीशन दे रखी है, कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन दे रखा है, और क्या दे रखा है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। दोनों कंडीशन में NaOH ले रखी है ना। ये दे रखा है हेलोजन फैमिली में, ये दे रखा है इन्होंने ऑक्सीजन फैमिली में, और ये वाली रिएक्शन उन्होंने कहा दे रखी है, नाइट्रोजन फैमिली में। अब बच्चा क्या बोलता है, पी ब्लॉक में साथ 200-300 रिएक्शन है, हमसे तो रटाती ही नहीं है। तो तुम जेई वाले तो कई बार ऐसे रिएक्शन छोड़ देते हैं, और जेई में तो हम वैसे भी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाते हैं, है ना, ऐसे कोई एनसीईआरटी वाला पी ब्लॉक नहीं पढ़ाते हैं कि एनसीईआरटी के हिसाब से चलो। अब नीट वाला बच्चा क्या करता है, एनसीईआरटी के हिसाब से पी ब्लॉक पढ़ता है, 200-300 रिएक्शन फिर आखिरी में एक पेज में लिखता है, फिर उसको सुबह शाम घोट के पीते रहता है। ओ NH2PO2 Na2H2O3 उसे अलग तो हो नहीं पाती है चीजें। ठीक है, तो जब कंसेप्चुअल है तो कंसेप्ट से चलो। ठीक है, तो H2 क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, और मजे की बात पता है क्या, आयोडीन भी NaOH के साथ रिएक्ट करता है। आयोडीन की इच्छा तो 0 में रहने की है, बट NaOH ने उसको चंकट मार दिया। क्यों, बोला तेरी ऐसी की तैसी, जो तू नखरे पानी के साथ दिखा रहा था मेरे साथ नहीं चलेगा। पानी कमजोर आदमी था, मैं स्ट्रॉन्ग आदमी, चल धत्तेरी की रिएक्ट करते हैं। तो फिर आयोडीन ने बोला ठीक है भैया, जो आपकी मर्जी। तो आयोडीन तो NH के साथ रिएक्ट कर लेता है अच्छे से, पानी के साथ रिएक्ट तो करता है, बट फॉरवर्ड रिएक्शन इतनी आगे नहीं जा पाती, तो बैकवर्ड का रोल जाता रहता है उसमें। ठीक है दोस्तों, समझना, 0 में है। ये भी क्या करेंगे, डिस्प्रो, क्या करेंगे, डिस्प्रो, क्योंकि मैंने फ्लोरीन की तो बात ही नहीं करी है, मैं तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करो तो करते हैं डिस्प्रो। कोल्ड एंड डाइल्यूट, देखो 0 से -1 तो सबको नीचे एक में ही जाना है। अरे -1 वाली तो बात साफ है कि -1 में ही जाएंगे, क्योंकि और तो पॉसिबिलिटी कुछ है ही नहीं। सही है, -1 में जाएंगे। अब ऊपर कोल्ड एंड डाइल्यूट में ज्यादा ऊपर जाएंगे, कम ऊपर जाएंगे, कम ऊपर। कम ऊपर। तो जस्ट इसका नेक्स्ट ऑक्सी एसिड, 0 से नेक्स्ट ऑक्सी एसिड क्या होता है, NaOX। अरे HClO, HBRO, बट मैंने H क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि मीडियम बेसिक है, तो HBRO HClO क्या बन जाएंगे, NaClO बन जाएंगे। यस सर। तो ऑक्सी एसिड कौन सा बन गया, 0 मतलब +1 वाला बनेगा ना। हाँ, तो इसमें क्या बन गया, NaX + NaOX। अब यहाँ हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो गर्मा गर्मी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, गर्मा गर्मी, तो जो रिएक्शन है वो आगे तक जाएगी। एनसीईआरटी में है ये सब। तो हेलोजन जैसे यहाँ पे +1 वाला बन रहा था, अब क्या बनेगा, +3 वाला बनेगा, +5 वाला बनेगा, कि +7 वाला बनेगा, +7 वाला, कि +5 की +3, तुक्का मारने में क्या है कि +1, 7 वाला, +7 वाला बनना चाहिए, बनता है +5 वाला। क्यों, क्योंकि +7 वाला तो पर एक एसिड है, तो क्या चार डाले, नहीं, पर एक एसिड थोड़ी बनता है, बहुत बहुत ही कम कंडीशन पे बनता है। सबसे ज्यादा कॉमनली नोन होते हैं इक एसिड्स, कॉमनली नोन होते हैं इक और अस फॉर्म। तो जो कॉमनली नोन है इक फॉर्म बनता है, पर एक नहीं बनता है। +5 बनता है, +7 बनता है, +5। +5। अरे रिएक्शन बहुत बार आई है रे, बहुत बार आती है रिएक्शन, बहुत बार। चलो इसको ऐसे नहीं समझ आया ना, ऐसे समझो, सब एग्जांपल से समझो। Cl2 प्लस कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, बताओ क्या बनेगा, NaCl प्लस NaCl प्लस NaOCl NaOCl। सभी लोग सही है क्या, प्लस पानी। ठीक है। अगर इसी को मैंने लिया Cl2 प्लस हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस NaClO3 NaClO4 बनेगा ना, +7 वाला, +5 वाला बनता है। +5 वाला बनता है, +7 वाले बनते ही नहीं है। +7 वालों के लिए तो एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए रहती है, जो नहीं मिलती है। NaClO3 बनता है, एक एसिड बनते हैं। अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये,
समझ गए? Yes, sir. बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ब्रोमीन के साथ भी ऐसे होता क्या? हाँ. और आयोडीन के साथ भी ऐसे होता क्या? Yes, sir. बट जो Yes, sir. कंडीशंस है, जो रेट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो थोड़ा चेंज हो जाता। किसी में अगर 1 मिनट में हो रही है तो किसी और में शायद 2 मिनट में हो रही होती, पर होगी तीनों में प्रोडक्ट यही बनेंगे। हॉट एंड कंसंट्रेटेड, कोल्ड एंड डाइल्यूट, समझ गए? हाँ. Yes, sir. फास्फोरस के बाद Yes, क्यों नहीं sir. करी? फास्फोरस के बाद आपने हॉट एंड डाइल्यूट और कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड की बात क्यों नहीं करी? वो एनसीईआरटी वालों ने नहीं करी। तो जब एनसीईआरटी वालों ने नहीं करी तो अपन क्यों इस पे रिसर्च करें? मतलब सर यहाँ पर क्यों करी? क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने करी। सीधा सा लॉजिक, इसमें और कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, एक्चुअल केमिस्ट्री में तो सब होता है, बट जो आपको पढ़ना है वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। X2 + NOH। पर सर आपने फ्लोरीन की तो बात करी नहीं। क्या फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन कर सकता है? नहीं. Normal redox करता है. नॉन रेडॉक्स करता है। तो फ्लोरीन के साथ अगर मैं कोल्ड एंड डाइल्यूट NOH की रिएक्शन कराऊं, ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट मेरे को लगती नहीं है, बट आ सकती है। अब ये बात तो साफ है, नीचे तो उसको -1 में ही जाना है। अरे नीचे तो -1 में जाएगा ना। Yes, sir. अब ऊपर Yes, कौन sir. जाएगा? ऊपर कौन जाएगा? तो ऊपर कौन जा सकता है? O जा सकता है, O-2 वाला, क्योंकि Na+1 तो और ऊपर जा नहीं सकता, H+1 तो और ऊपर जा नहीं सकता, F तो और ऊपर जा नहीं सकता, तो O-2 वाला ऊपर जाता है। अब एक्चुअली इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है वो आपको याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों। इसका कोई ऑप्शन नहीं, इससे कोई ऑप्शन नहीं। कोल्ड डाइल्यूट में क्या बनता है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन वाला प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसमें क्या बनता है पता है? OF2 बनता है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। +2. तो क्या ये डिस्प्रो है? तो आंसर है नहीं. 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 ये नॉर्मल सिंपल रेडॉक्स है, या फिर नॉर्मल रेडॉक्स है। तो फ्लोरीन जो है वो रिड्यूस हुआ है और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, OF2 बना है। दोस्तों इसमें मैं बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, OF2 बनता है ना। और कोल्ड एंड हॉट एंड कोल्ड एंड डाइल्यूट की बात हो गई, हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ क्या होगा? तो ये बात तो साफ है, नीचे तो NF में जाना है, आया ना। हाँ. और ऊपर ये बात भी Yes, साफ है कि ऑक्सीजन को जाना है, क्योंकि और कोई ऊपर जाने का उम्मीदवार ही नहीं है वहां पे। फ्लोरीन तो जा नहीं सकता, क्लोरीन ब्रोमीन तो जा सकते थे, फ्लोरीन तो जा नहीं सकता। अब ऊपर जाना ऑक्सीजन को ही, और ऑक्सीजन को ही जाना है। तो अब जो चीजें होंगी वो ऑक्सीजन की होंगी, तो सर वापस से OF2 बना दो। यहाँ पर एक्चुअली OF2 नहीं बनता, यहाँ पर क्या बनता है? O2। इसमें मैं बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा दोस्तों फ्लोरीन की रिएक्शन। ये तो उल्टा हो गया ना, मतलब हाँ, तभी तो ज्यादा मैं बोल वाले रहा में. हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई लॉजिक होता है इसके पीछे तो मैं लॉजिक बता देता, बट इसके पीछे ऐसा कोई खतरनाक लॉजिक है नहीं कि मैं समझाऊं, है ना। यहाँ पे उल्टी चीजें होंगी, और ऐसे उल्टी चीजों का वो नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ये मेरे को पता नहीं है कि एनसीईआरटी में दी है कि नहीं, क्योंकि मैंने काफी टाइम अभी पढ़ी नहीं है वहां तक एनसीईआरटी। बट ऊपर वाली क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो साहब बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट। अगर कोई पूछे पी ब्लॉक की कोई ऐसी 20 रिएक्शन बताओ जिसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस, तो उन रिएक्शन में वाली रिएक्शन आएंगी, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फॉस्फोरस सल्फर के NaOH के साथ रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। NaOH के साथ, पानी के साथ रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट तो है ही, बट NaOH के साथ तो अति इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। फ्लोरीन के दोस्तों वाली, फ्लोरीन के साथ दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? बिना लॉजिक के घोट के पीना पड़ेगा। पर क्या अभी घोट के पीना है क्या? तो मैं बोलूंगा चलो ठीक है, अभी तुमको छूट दी मैंने, अभी फ्लोरीन घोट के नहीं पीना, अभी फ्लोरीन घोट के नहीं पीना, और इसको भी लिख के रखो यार। एक्चुअली मैं अगर ब्लॉक केमिस्ट्री से पढ़ाना चाहता हूँ कल से, तो मेरे को फिर दूसरी चीजें पढ़ानी पड़ेंगी आज। और चलो हैवी, वैसे हैवी हो गया थोड़ा सा, है ना, तो फिर उनको ब्लॉक केमिस्ट्री में ले लेंगे। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस में सोचा था अभी पढ़ा देता हूँ, बट उसमें क्योंकि एक तो यह है कि टाइम तो ज्यादा नहीं लगेगा, टाइम तो कम ही लगेगा, बट दिमाग ज्यादा लगेगा। देखो इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं रटना ही है उसमें भी,
बट थोड़ा सा अभी शायद तक आपका दिमाग इतना माइंड होगा नहीं कि अभी कोई नई चीज ले लो, ठीक है? इतना ही रखते हैं फिर यार, कल से अपन ब्लॉक केमिस्ट्री चालू करते हैं, है ना? सर वो डाउट डिस्कस कर लेते हैं ना, कौन से? MS चौहान के MS चौहान के। तूने भी भेजेंगे? आज ही तो भेजे सुबह। ये तो इसने भेजे हैं कुमकुम ने, वो मैंने रात को भेजे आपको। तूने भी भेजे? हाँ। ठीक है। और भैया छुट्टी उट्टी मत मारना चैप्टर में, चैप्टर के बीच में तुमको मालूम है अब मैं रिकॉर्डिंग नहीं देता हूँ, है ना? चैप्टर मैं नहीं अपलोड करूंगा अभी, क्योंकि तुम्हें अगर नहीं पढ़ना है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें, ठीक है? अगर आप एक दिन भी बेमतलब एब्सेंट हो रहे हो तो मेरे को तो पता है आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कतें होंगी एग्जाम में, है ना? क्योंकि एग्जाम के बारे में तो साहब पता है मुझे बहुत दिक्कतें होंगी, ठीक है? चलो छोड़ो, मतलब वो सब तो अलग बात है, तो आप उम्मीद मत करना कि बीच में आपको मिल जाए, एंड में मैं दे दूंगा थोड़े दिनों बाद, तो एब्सेंट ना हो, रिवाइज करते रहिए दोस्तों इन सब चीजों को। रिवाइज कर लोगे पूरा जितना आज पढ़ा है कल तक पक्के से? अबे रट लोगे अच्छे से? यस सर। हाँ सर। कंसेप्चुअली रटना, कंसेप्चुअली। मैंने फ्लोरीन की एग्जांपल, फ्लोरीन के रिएक्शन के अलावा सारी चीजों का कंसेप्ट है अपने पास। सल्फर में Na2H2O3 ही क्यों बनता है, फास्फोरस में NaH2PO2 ही क्यों बनता है, सबके कंसेप्ट है। तो ये मत बोलना सर ज्यादा घोट के पी इतना नहीं पी पाएंगे हम, सबके पीछे कंसेप्ट है ना? समझ रहे हो? गोल्ड रिएक्ट क्यों नहीं करता है, सोडियम फास्ट क्यों करता है, आयरन के साथ स्टीम क्यों लगती है, इसके पीछे भी कंसेप्ट है। जेनॉन के अलग अलग फ्लोराइड के अलग अलग रिएक्शन ऐसी क्यों होती है, उसके पीछे भी कंसेप्ट है। रिएक्टिविटी सीरीज तो खैर अच्छी बात है, BF3 ऐसे ही F4 BiCl3 पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, सही बात है। रेडॉक्स नॉन रेडॉक्स कौन सी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब कंसेप्चुअल है आखिरी वाली रिएक्शन को छोड़ के, OF2 वाली और O2 वाली को, तो सारी की सारी कंसेप्चुअली घोट के पीना है अपने को। और तुमको मालूम है मैं टेस्ट में फ्राइडे तक जितना पढ़ा है सब आएगा, है ना? क्लास भले ही Yes, सैटरडे sir. को भी हो बट टेस्ट में फ्राइडे तक आएगा। तो ये सब अगर आप घोट के पी पाओ, ये सब आपने लिख लिया तो आप जा सकते हो। कल से अपन नाइट्रोजन फैमिली जो सिलसिलेवार NCERT के तरीके से अपन चालू करेंगे, और ये चीजें जहां जहां पे आएंगे बोलूंगा अरे वहां पे पढ़िए अपन, रिवाइज कर लो। अरे रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, एक रिएक्शन और पढ़ाई देता हूँ, छोटी सी 2 मिनट लगते हैं। हैवी हो गया क्या? छोड़ो उसको भी फिर अपन तभी देखेंगे, फैमिली में ही देखेंगे। अरे इतने कोई टफ नहीं है वो, फैमिली में ही देख लेंगे जब नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे। तो अब फैमिली वाइज कल से अपन चालू करेंगे दोस्तों, ठीक है? तो आप रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, है ना? और ऑर्गेनिक फिजिकल भी साथ साथ करते रहिए, क्योंकि आपको तीनों चीजें प्रॉपर करनी है। तो फिर मिलते हैं कल अपन, है ना? चलिए अपन फैमिली चालू करते हैं, ठीक है? बाय बाय टाटा, जा सकते हो आप लोग, बाकी रुकिए।